नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं प्रमोद दुबे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके को पूर्वांचल कहा जाता है। इस पूर्वांचल में खेती बाड़ी की समस्या क्या है? किसानों के पास ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान किया जाना ज़रूरी है और आज तक वो नहीं हो पाया है? लोकप्रिय सांसद स्वर्गीय विश्वनाथ गहमरी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने पूर्वांचल का ऐसा सजीव चित्रण संसद में खींचा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंखों में अश्रु आ गए थे और उन्होंने प्रेरित होकर के इनके भाषण से पटेल आयोग की स्थापना की। पटेल आयोग की संस्तुतियों को लागू किया गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यही कारण है कि आज भी पूर्वांचल खेती बाड़ी के मामले में पिछड़ा हुआ है। अगर आप भूमि की बात करें तो दुनिया में सबसे उपजाऊ भूमि इस इलाके की मानी जाती है, और आबादी की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी का घनत्व भी इस इलाके में है। तो आइए विचार करते हैं कि खेती बाड़ी की समस्या क्या है। पहली समस्या है खेतों का जो आकार है लगातार छोटा होना। दूसरी बात है आबादी का लगातार बढ़ना। तीसरी समस्या है किसानों के पास नकदी का न होना। चौथी समस्या है फसल सुरक्षा। पांचवी समस्या है फसल उत्पादन की सही कीमत न मिलना। और अगली समस्या है फसल उत्पादन भंडारण गृह की व्यवस्था न होना। रासायनिक उर्वरकों और बीज कीटनाशकों के कीमतों में लगातार इजाफा होना। तो आइए हम एक एक करके सब पर बारी बारी से विचार करते हैं। पूर्वांचल का जो ये भूभाग है वह जनसंख्या का घनत्व बहुत बड़ा है, बहुत सघन है, और यहाँ पर आबादी लगातार बढ़ रही है और आबादी बढ़ने से संयुक्त परिवार लगातार विघटित होते जा रहे हैं, और जब परिवार विघटित होंगे तो उनसे संबंधित संपत्तियाँ भी विघटित होती जा रही हैं। इसका प्रभाव खेतों पर दिख रहा है, साफ दिख रहा है। जो कभी बड़ा खेत हुआ करते थे जिसमें कि 2-4 हल चला करते थे बैलों का, अब वे छोटे छोटे रूप में बट गए हैं। जब खेत छोटे छोटे हैं और दूर दूर हैं, चकबंदी की एक प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है। आज भी बहुत से किसानों के पास खेत हैं, दूर दूर हैं, छोटे छोटे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि वहाँ पर ट्रैक्टर से जुताई बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हल बैल का ज़माना तो खत्म हो चुका है। 90 के दशक के बाद हल बैल की परंपरा लगभग प्रत्येक गांव से खत्म हो चुकी है। तो इसका समाधान क्या है? किसानों को आपस में मिलकर के खेतों का आकार बड़ा करना होगा। एक किसान दूसरे से मिले, तीसरे से मिले, चौथे 4-5 किसानों को, अगल बगल के किसानों को मिलकर के अपनी एक ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी, एक ऐसी व्यवस्था होनी कि खेत तो आपका जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन अगर खेत का आकार बड़ा होगा तो मशीनों का उपयोग सहज होगा, ट्रैक्टर चल सकते हैं। इसलिए कि देखिए आज खेती के मजदूर नहीं मिल रहे हैं, अगर मिल भी रहे हैं तो उनकी मजदूरी इतनी ज़्यादा है कि किसानों के उत्पादन का ज़्यादातर हिस्सा तो मजदूरी में ही चल जाता है। क्या बचेगा कि किसान खाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण करेगा? तो ट्रैक्टरों का और मशीनों का उपयोग बड़ा ज़रूरी है। किसानों के पास नकदी नहीं है। भारत सरकार या राज्य सरकार कृषि ऋण की व्यवस्था करती है, लेकिन कृषि ऋण मजबूर किसानों के लिए, वो खेती के लिए नहीं बल्कि शादी विवाह, घर मकान और बच्चों की पढ़ाई के लिए ही उपयोग हो रहा है। इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मजबूर होकर कोई कुछ भी करेगा। अगर किसान सक्षम होता तो सबसे पहले वो तो ऋण नहीं लेता और ऋण ले करके सदुपयोग करता। तो इस संदर्भ में हमारा ये कहना है, सरकार जो है किसानों को मिल करके बैठा करके कृषि ऋण अगर दे रही है तो उसकी समीक्षा करे, उसका मूल्यांकन करे, ताकि ऋण का जो सदुपयोग है वह खेती के कार्यों के लिए ही हो। इसके बाद आप आइए, बीज की समस्या है, रासायनिक उर्वरकों की समस्या है, कीटनाशकों की समस्या है। पहले साधन सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को
रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की जाती थी। हालांकि बड़ा वो दोषपूर्ण था, वसूली इत्यादि में किसानों को पकड़ करके जेल में बंद किया जाता था। ये परंपरा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ साधन सहकारी समिति भी खत्म हो चुकी है। वहाँ भ्रष्टाचार पनपा, मनमानी हुई, लेन देन की बात हुई, इसके चलते वहाँ पर वो हो गया। आज सिर्फ इमारत बची है, मकान बचा हुआ है। वहाँ पर जो 2-4-10 कर्मचारी हैं वो अपना खाद लाते हैं और नकदी के हिसाब से बेचते हैं। बाज़ार में जो है रासायनिक उर्वरकों की जो कीमत है वो आसमान छू रही है। और जैविक उर्वरकों का उपयोग तो उचित है, परंतु किसान उसे तैयार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास पशु भी नहीं है, खरपतवार भी नहीं है। तो ऐसे में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उनकी कीमतों पर उस पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। अगर सरकारी सहायता न दी जाएगी तो किसान तो सिर्फ खाद, बीज और कीटनाशकों के क्रय में ही अपनी जो अर्जित संपदा है उसको ख़त्म कर देगा। अगली समस्या ये है कि फसल की सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक बीमारी है। बीमारी क्या है? जो पशुपालक हैं वो जैसे गाय का है तो उसकी जो कन्या है उसको रखता है, उसका जो नर है उसको वो सड़कों पर छोड़ देता है। वही हाल भैंस का भी है। तो ये पहले ये प्रवृत्ति 90 के दशक तक नहीं थी, लेकिन अब ये प्रवृत्ति पैदा हो रही है। तो इसके लिए किसान भी दोषी है। ऐसा मत करिए। बहुत से लोग जो हैं अपने पशुओं को कि हम भाई कसाईयों को नहीं बेचेंगे, इसलिए आवारा छोड़ देते हैं। वे झुंड का झुंड खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। जंगली पशु पहले से ही परेशान कर रहे थे, अब ये परेशान कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था थी कि हम गौशाला खोलेंगे, ऐसे आवारा छुट्टा पशुओं का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप तमाम प्रकार की गौशाला में जा कर के देख लीजिए। लोग सरकार का पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन पशुओं की जो दुर्दशा है वह कहीं नहीं जा सकती है। यह बहुत बड़ा पाप भी है। तो फसल की सुरक्षा के लिए सरकार को बंदोबस्त करना चाहिए। जंगली पशुओं को पकड़ करके उसे आप जो है जंगल में छोड़िए, आवारा पशुओं का एक नियंत्रण करिए। अगली जो समस्या है किसानों के साथ वह कृषि का जो उत्पादन है उसका भंडारण। मान लीजिए कोई फसल है, प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, धनिया है या ऐसे कोई या सब्जी है, वो किसान उत्पादन करता है और बाज़ार में ले जाता है। बाज़ार में जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, वे औने पौने कीमत में उसको लेना चाहते हैं। इधर किसान भी मजबूर है। नहीं, भंडारण गृह होगा तो किसान अपने कृषि उत्पाद का भंडारण कर सकता है और जब उचित समय आएगा, उचित कीमत मिलेगी तो उसका वो देगा। और यही हाल मंडियों की है। किसान गेहूं उत्पादन करता है, चना उत्पादन करता है, रहर करता है, तो जो सरकारी क्रय केंद्र है वहाँ पर अपना खर्च करके वहाँ पर परिवहन के द्वारा वहाँ ले जाता है, वहाँ घंटों खड़ा रहता है, इसके बाद उसको चेक मिलता है। ये नहीं होना चाहिए। नकदी दीजिए। अगर किसान जो है वो धान या गेहूं क्रय केंद्र है सरकारी का, तो वहाँ किसानों को नकदी दीजिए और आने जाने का खर्च भी आपको ही देना होगा, तभी किसानों का विकास होगा। अगली जो समस्या है आधारभूत संरचना का, जैसे सिंचाई है, बिजली है, तो सिंचाई में सरकारी ट्यूबवेल है, प्राइवेट ट्यूबवेल भी है और नहरों की भी व्यवस्था है। आज जाकर देखिए पूर्वांचल में नहरों की नालियों को लोगों ने काट काट करके अपने खेत में मिला लिया है। नलकूपों की भी नालियों को काट काट करके खेत में मिला लिया है। तो यह जो अराजकता है पूर्वांचल के अंदर, जो इसको किसानों ने किया है, देखिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, इसमें किसी से वोट लेने की, सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हकीकत है मैं कह रहा हूँ, किसानों को सोचना चाहिए कि यदि नालियों का अस्तित्व खत्म कर देंगे तो जो दूर के किसान हैं उनके फसलों की सिंचाई कैसे होगी। अब मेड़ काटिएगा, विवाद करिएगा, ये नहीं होना चाहिए। किसानों को आपस में मिल करके, बैठ करके, आपसी सहमति से सरकारी नलकूपों को और सरकारी जो है वो ट्यूबवेल, जिसको ट्यूबवेल कहते हैं या फिर नहर कहते हैं, उसकी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सभी किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके और लोग उसका आनंद ले सकें। और आगे की बात है जो आप देखिएगा किसानों के, पूर्वांचल के किसानों के पास अब उनके जो लड़के की शादी है, लड़के की पढ़ाई की बात, मकान नहीं। सरकार को चाहिए कि जो लोग सिर्फ खेती पर निर्भर हैं उनके लिए किसी योजना के तहत उनके लिए घर की व्यवस्था करिए, उनके लिए शौचालय का, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था करिए। उनके बच्चों को जिनकी आजीविका सिर्फ खेती है, उनकी
कम से कम एक बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में अनिवार्य भर्ती करिए। उनकी लड़की की शादी के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद करिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, विशेष करके एनडीए सरकार से, कि आप जिस तरह से पटेल आयोग की स्थापना की गई थी उस तरह पूर्वांचल में अभी इसी समय किसी आयोग की स्थापना करिए। एक ऐसा आयोग बनाइए जिसमें कि किसानों को किसी भी समस्या का समाधान होता दिखे और लोग उसके लिए तैयार